भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या अगस्त क्रांति भी, क्योंकि ये अगस्त के महीने में शुरू हुआ तो इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगस्त क्रांति, ठीक है। देखें, क्विट इंडिया मूवमेंट, QIM के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्विट इंडिया मूवमेंट, या इसको हम अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगस्त रिवॉल्यूशन, अगस्त रिवॉल्यूशन कब का है? भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 का है, 1942 का है। 1942 में आप सब लोगों को याद होगा, 1942 में भारत में एक मिशन आया था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। और 23 मार्च 1942 को भारत में पहुंचा था क्रिप्स मिशन। स्टोफोर्ड क्रिप्स उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये हमने पॉलिटी में आपको पढ़ाया था खूब अच्छे से, और अभी कल की कक्षा में भी बताया। तो क्रिप्स मिशन भारतीयों का सहयोग लेने में आपका जो सहयोग उसको प्राप्त करना था उसमें सफल हुआ था या नहीं हुआ था, ये आप मुझे बताएं, यस और नो। तो क्रिप्स मिशन की असफलता रही क्योंकि उसमें डोमिनेंट स्टेटस की बात थी, और हम लोग पूर्ण स्वराज के अलावा और कुछ मांगना नहीं चाहते थे उस समय पर। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्रिप्स मिशन था उसके प्रस्ताव जो हैं वो भारतीय उन पर असहमत हो गए। भारतीय असहमत हो गए तो क्रिप्स वापस गया अप्रैल में। अब अप्रैल में जब क्रिप्स वापस गया तो भारत में मंथन चलने लगा कि भाई आपका अब हमको क्या करना होगा। यानी कि भाई हमने ब्रिटेन का जो साथ देने का तो मना कर दिया है, उन्होंने जो प्रस्ताव हमको दिया वो हमने ठुकरा दिया है, तो अब हमको क्या करना चाहिए। तो जुलाई में कांग्रेस की बहुत सारी मीटिंग्स हुई, ठीक है। इस समय पर आपको पता होना चाहिए, हमने आपको कांग्रेस के अधिवेशन में बताया था कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे। तो 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन है उससे लेकर के जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा कांग्रेस ने अपने अधिवेशन नहीं किए। तो यानी कि इस समय तक आपका अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, 1940 से 45 तक वही सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। तो इस दौर में जितनी भी चीज़ें हुई कांग्रेस अधिवेशन में, तो याद रखना इस समय पर अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपका अबुल कलाम आज़ाद जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की जो बैठकें हैं वो होती रहीं, और बैठकें निरंतर चलती रहीं। तो उन बैठकों के चलने पर क्या हुआ, आपका 14 जुलाई, एक डेट आती है 14 जुलाई, नोट करना, 14 जुलाई 1942 को, 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया कि भाई हम एक मूवमेंट चलाने वाले हैं जिसका नाम होगा भारत छोड़ो। कौन कहता था पहले से ही मूवमेंट चलाने के लिए, बताओ, कि मूवमेंट होना चाहिए, एक मास मूवमेंट होना चाहिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया, रखा गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है। कहाँ पर रखा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रखा गया था वर्धा, और यहाँ पर कांग्रेस का एक अधिवेशन था जिसको हम कहेंगे मुंबई अधिवेशन। मुंबई में अधिवेशन हुआ था वर्धा में, जहाँ पर ये प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। मुंबई अधिवेशन, मुंबई सेशन, क्या बोल देंगे यहाँ पर, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, मूवमेंट रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड, वाज पुट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ऑन 14th of July, 14th of July 1942 इन वर्धा, मुंबई सेशन। कहाँ पर, मुंबई सेशन में। अब जैसे ही ये रखा गया तो याद रख लेना, अब इस पर बहुत सारे आपका पक्ष और विपक्ष आए। जैसे कि आप जानते हो सुभाष चंद्र बोस जी तो शुरुआत से ही कहते थे कि भाई एक मास मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन 1939 में उनकी बात किसी ने मानी नहीं, है ना। तो 1939 में कांग्रेस में भी उनका विरोध हुआ उनकी नीतियों को लेकर के, तो उन्होंने कांग्रेस को तो छोड़ दिया था। कांग्रेस को छोड़ करके आप जानते हैं, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस जी को, उनके बारे में सारी जानकारी, कि वो आपका जर्मनी भी गए, आपका जापान भी गए वो आपका, ठीक है। तो उन्होंने आपका यात्राएं की कि भाई भारत को कैसे आपका आज़ाद किया जा सकता है, या भारत को कैसे आज़ाद कराया जा सकता है, किस फ्रंट पर लड़ना चाहिए। और आप जानते हैं उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई फिर बाद में कांग्रेस से हट करके। तो यहाँ पर कहने की बात क्या है कि जब भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया तो इस समय पर भी भारत के जो लीडर्स थे वो इसके लिए, बहुत सारे लोग तैयार थे, बहुत सारे नहीं तैयार थे। जैसे नेहरू जी थे, नेहरू जी का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने इसको कहा था कि इस समय कोई भी आंदोलन शुरू करना ये दो धारी तलवार की तरह होगा।
ठीक है, क्या बोलेंगे, डबल एज स्वार्ड की तरह होगा, क्योंकि उसमें दोनों तरफ, दो तहदी समझ रहे हो ना, दोनों तरफ धार जिसमें हो, तो इससे अंग्रेजों को भी नुकसान पहुंचेगा और इस आंदोलन से भारतीयों को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा, बहुत नुकसान पहुंचेगा। चूंकि गांधी जी का शुरुआत में पक्ष था, आप जानते हैं गांधी जी कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ पर शासन तो ब्रिटेन का है, तो ये तो हमारी नीतियों के खिलाफ है कि जो हमारा शासक है हम उसका साथ ना दें, है ना, और किसी अन्य देश के साथ वो युद्ध में है और हम उसका साथ ना दें, तो ये तो अनैतिक है। तो गांधी जी इसको अनैतिक मानते थे कि भाई ब्रिटेन का साथ हमको देना चाहिए युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच और समझ बदली, जब विचार विमर्श हुआ यहाँ पर, तो नेहरू जी ने कह दिया कि भाई यहाँ पर तो अभी नेहरू जी का भी यही विचार था कि लड़ें या ना लड़ें, और अगर लड़ें तो किसकी तरफ लड़ें। यहाँ पर नेहरू जी ने भी अपना वक्तव्य दिया, क्योंकि जो फ्रंट लड़ा जा रहा था, तो ऐसे समझिए, ब्रिटेन एक तरफ और दूसरी तरफ कौन था, ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी, जापान। तो नेहरू जी की जो समझ थी, नेहरू जी का विश्वास था डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। तो आपका जर्मनी और जापान जैसे देश, ये किसके खिलाफ, ये साम्राज्यवाद की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये तो लोकतंत्र के एकदम से खिलाफ थे, एकदम से खिलाफत इन्होंने जंग की हुई थी। और ये यहाँ पर नेहरू जी का मानना था कि भाई जो देश लोकतंत्र के खिलाफ हैं, तो हमें उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटेन को। तो नेहरू जी की भी ये समझ यहाँ पर काम कर रही थी कि हमको ब्रिटेन को। तो गांधी जी ने यहाँ पर एक बात कहा कि भाई अच्छा, तो पहले ये करना चाहिए ना अंग्रेजों को कि भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करवा दें, वो हमारा, बोले हमारे यहाँ पर पहले लोकतंत्र की स्थापना करवाए ना वो, तभी तो हम मानेंगे। कल को इन्होंने भी हमको डेमोक्रेसी नहीं दी तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल कोई हमें लोकतांत्रिक एक अच्छी सी व्यवस्था देंगे। तो बहुत विचार विमर्श होता था वहाँ कांग्रेस की बैठकों में। तो इस पर आपका गांधी जी ने कहा कि भाई आंदोलन तो अब हमको शुरू करना होगा, एक आंदोलन, सहमति बनी। तो यहाँ पर कांग्रेस के जो अन्य लोग थे, कहते हैं कि वो हिचकिचाहट में दिखे, जैसे नेहरू जी की सोच मैंने आपको बताई। तो गांधी जी नाराज हो गए थोड़े। यहीं पर गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ठीक है ना, देश की एक मुट्ठी भर बालू से, एक हैंडफुल, हैंडफुल आपका क्या बोलेंगे, बालू से, सैंड से, हैंडफुल सैंड से, कांग्रेस से भी एक मूवमेंट बिगर देन कांग्रेस आई विल क्रिएट। तो ये गांधी जी ने इस समय पर ही कहा था। ये पूछा जाता है किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, या किस समय पर नेहरू जी ने कहा था कि इस आंदोलन में सक्रिय होना दो धारी तलवार पर आपका चलने जैसा होगा। बात याद रखेगी, बात याद रहेगी, थम्स अप करके बताएं हाँ जी। तो ये 14 जुलाई को प्रस्ताव रखा गया और इस पर चर्चा चलती रही। फिर आपका 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। अभी रखा गया था, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास। तो इसको याद रख लेना। ये जगह कौन सी थी आपका, ये जगह थी ग्वालियर टैंक मैदान। बताइए जी, ग्वालियर टैंक मैदान किस राज्य में स्थित है। ग्वालियर टैंक मैदान जो कि आपका कहाँ पर था, मुंबई में था, मुंबई में। भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। और कभी भी पूछा जाए आपसे, इसी दिन क्या हो गया था, फिर आंदोलन को आरंभ मान लिया गया, आंदोलन आरंभ हो गया, आंदोलन आरंभ हो गया। लिख लेना, भारत छोड़ो प्रस्ताव की अगर हम बात कर रहे हैं, जो प्रस्ताव किसने पेश किया था, ये प्रस्ताव, रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर गांधी। गांधी जी के द्वारा ये प्रस्ताव पेश हुआ और जिसको समर्थन दिया, किसने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया था, सपोर्टेड बाय सरदार पटेल। सरदार पटेल, दो ही लोग गांधी जी के अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा नज़दीक थे, नेहरू जी और सरदार पटेल। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत बार हमने आपको पॉलिटिक क्लासेस में भी बताया कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे। तो हमने आपको बताया था सरदार पटेल जी के शायद पीछे कारण ये रहे होंगे कि एक तो उनकी उम्र ज़्यादा थी, नेहरू युवा थे, और जो अंतर्राष्ट्रीय समझ थी वो नेहरू की ज़्यादा, आपका मतलब बहुत सारे भाषाओं, बहुत सारे अगर बोले तो उनकी पकड़ थी, और उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय समझ थी वो बहुत अच्छी थी। और साथ में क्योंकि अभी उनको पता था 1947 में आज़ाद होगा देश, और 1947 के बाद आज़ाद होने के बाद में संविधान बनेगा, 5-4 साल इस चीज़ में लगेंगे, फिर कल को चुनाव होंगे, तो ये 5-7 साल अगले का प्रोसीजर है। अभी कोई प्रधानमंत्री बनेगा भी जिस नाम को वो रखेंगे तो 7 साल बाद। तो उस समय सरदार पटेल जी की एज बहुत थी। तो 5-7 साल बाद में अगर हम कोई कैलकुलेशन करें, ठीक है, अगर आप मान के चलो आज देश की स्थितियों में मोदी जी से उदाहरण ले लीजिए, और ऐसी स्थितियां बने कि भाई हमको 10 साल बाद एक सशक्त नेता की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप मोदी जी के नाम को सुझाएंगे?
क्या आप ये कहेंगे कि हाँ आज से 10 साल बाद की कैलकुलेशन मोदी जी के नाम पर कर लेते हैं? या किसी एक ऐसे नेता को आप देखेंगे जो देश में हो, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय समझ ज़्यादा हो, ठीक है, या आपका जो युवा हो, तो उसी का चुनाव करेंगे, है ना? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह से कहते हैं कि नेहरू जी का चुनाव के पीछे भी यही कारण उस समय पर रहे। तो समर्थन क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसे सरदार पटेल जी ने दिया। और ये जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में था क्या, मोटे तौर पर आप जानिए। इस प्रस्ताव में ये था कि जो भी राजा हैं इस देश में, जो देसी रियासतें हैं, लिख के बता देते हैं आपको, जो देसी रियासतें हैं वो अपनी जनता को संप्रभु माने, अपने आप को संप्रभु ना माने कोई भी राजा। क्या बोलेंगे इसमें, क्या था इस रिजोल्यूशन में, इस प्रस्ताव में क्या था कि जितनी भी देसी रियासत हैं, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, वहां पर राजा थे। तो देसी रियासतें जितनी भी हैं वो जनता को क्या बोले, जनता को संप्रभु माने, जनता को सवरीन समझे, संप्रभु माने। एक तो प्रस्ताव में ये बात थी कि भाई सभी इस देसी रियासतें इसको माने। दूसरा, जितने भी लोग, अब आंदोलन में क्या होता था, सरकारी नौकरी छोड़ देते थे, और फिर बाद में एक आंदोलन इस बात के लिए करना पड़ता था कि भाई इनको नौकरी दो वापस से। तो सरकारी नौकरी को ना छोड़े, कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी को ना छोड़े। तीसरी अपील स्टूडेंट से की गई कि आपका छात्र पढ़ाई ना छोड़े, और यदि कोई छात्र पढ़ाई छोड़ना ही चाहता है तो दोबारा वापस ज्वाइन तब तक मत करना जब तक आज़ादी प्राप्त ना हो जाए। क्योंकि लोग जोश जोश में आंदोलन में आ जाते हैं, और कुछ समय के बाद में क्या होता था, आंदोलन में रुचि नहीं बचती थी। जैसे असहयोग में आपने देखा, जैसे कि आपने सविनय अवज्ञा में देखा, तो वो रुचि लोगों के अंदर नहीं बची। इसीलिए तो गांधी जी ने, वो एक मेजर फैक्टर ये भी रहा उनको पीछे लेने का। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो आपका साइड बाय साइड फंक्शनिंग है जो आपको दिखाई गई। तो क्या बोलेंगे, मुख्य कारण ये भी रहे कि जनता की अरुचि थी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, उन्होंने बोला कि भाई जो छात्र हैं, छात्र पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई ना छोड़ें, और यदि छोड़ने का मन बना लिया है तो तब तक वापस ना जाएं जब तक आज़ादी प्राप्त ना हो। एक अपील यहाँ पे सेना से की गई, जो भारतीय लोग थे ब्रिटिश सेना में, कि सेना भारतीयों पर गोली ना चलाए, भारतीयों पर गोली ना चलाए, बाकी हम अपना आप देख लेंगे, भारतीयों पर गोली ना चलाए, गोली ना चलाए। ये प्रस्ताव थे, बड़े छोटे छोटे से, आप समझ सकते हैं, आसान से। और साथ में कहा गया ग्वालियर टैंक मैदान में कि अब हम भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने जा रहे हैं। और गांधी जी ने यहाँ पर 70 मिनट का एक भाषण दिया। क्या किया यहाँ पर, गांधी जी का भाषण शुरू हुआ, गांधी जी ने स्पीच दी यहाँ पर 70 मिनट की। गांधी जी ने, गांधी जी ने यहाँ पर आपका क्या भाषण दिया। गांधी जी का भाषण कितनी देर का हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान में, 70 मिनट का। जैसे जितनी देर का पहले हॉकी का मैच होता था, 70 मिनट का। और यहीं पर उन्होंने बोला करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई। मैंने कहा गांधी जी भाषण देने में अच्छे थे या नहीं थे, क्या मैंने आपको बताया था आपसे पहले? आपने यदि कक्षाओं को मेरे को ध्यान से सुना होगा, मैं आपको क्या विचार भेजता हूँ वो अगर आप ध्यान से सुनते होंगे, तो गांधी जी भाषण देने में पारखी थे या नहीं थे, मतलब एक अच्छे ऑरेटर थे वो, क्या वो एक अच्छे प्रवक्ता थे? तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, एकदम से ठीक है, गांधी जी बहुत अच्छे प्रवक्ता नहीं थे। अगर हम बात करें तो वो अपने, मतलब वो इतने वाक्पटुता से अपनी बातों को नहीं रख पाते थे। ठीक है, हाँ उनकी चीज़ें स्पष्ट होती थी, लेकिन बहुत अच्छा भाषण वो नहीं दे पाते थे। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि इस दिन तो जैसे मान के चलिए गांधी जी के अंदर कोई आपका किसी देवदूत की आपका उपस्थिति हो गई हो, और गांधी जी यहाँ पर बेबाक बोले और जबरदस्त बोले। कहा जाता है कि गांधी जी का सबसे अच्छा भाषण था उनके जीवन काल का। तो 70 मिनट में उन्होंने इस देश की जनता को पुकारा। करो या मरो का मतलब यही था कि भाई अपने जीते जी आपको आज़ादी प्राप्त करनी है, या हम इसके लिए मर जाएंगे। और ये दिन जो है ये फिर दोबारा नहीं आ सकते हैं। और मैं ये भी तुमसे नहीं कहता कि तुम सब जेलों में भर जाओ जा करके, लेकिन तुम अडिग रहो, तुम डटे रहो, और गांव गांव जा करके इन मसालों को जलाओ आप जा करके। ये जो आज़ादी का हमारा संघर्ष शुरू हुआ है, हम इसके अंतिम चरण पर आ चुके हैं। अब ये ज्वाला बुझनी नहीं चाहिए, और किसी भी कीमत पर हम इसको वापस नहीं लेंगे, और ये चलता रहेगा। मैंने कांग्रेस को और बाकी सब लोगों को इसी के लिए मनाया है, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। और यदि इसके जो नेता हैं वह गिरफ्तार भी हो जाएं, या इसके जो जितने भी नेता हैं वह सब के सब पकड़े लिए जाएं, या जितने भी जो नेता हैं उनको बंदी बना लिया जाए, तब भी ये आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। इस आंदोलन का नेतृत्व इस देश की जनता के प्रत्येक व्यक्ति के पास में है, और ये आंदोलन उसी को चलाना होगा, चाहे किसी की गिरफ्तारी हो या ना हो, ये आंदोलन चलता रहना चाहिए। तो मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पर लोगों से संबोधित की। तो क्या बोलेंगे, एक तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट आई, एक तो करो या मरो,
ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो ये सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, ये शोषक हो चुकी है और ये जितना शोषण भारत की जनता का कर सकती थी उतना इसने किया है, और अब वक्त आ गया है इसके खिलाफ हम आपका अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, यही बात है तो भगत सिंह भी कह रहे